अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 का। सेक्शन 17 करता है कि जो आपके पास आईटीसी अवेलेबल है उसमें कितना क्रेडिट मिलेगा और कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा उनके बारे में। सेक्शन 16 क्या कहता था? 16 कहता था कि हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 17 क्या कहता है, तो उनके पोर्शन को बांध दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं एक समरी। सेक्शन 17 में सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5 है और सबसेक्शन 6 है। ऐसे आप तैयार करना ताकि आपको टिप्स पे याद आ जाए। सेक्शन 16 में 4 था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। और क्या था? 1 कहता था आईटीसी आपको मिलेगा आप बिजनेस कर रहे हो तो। 2 था कि 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, टैक्स का पेमेंट होना चाहिए और रिटर्न फाइल होना चाहिए। 3 कहता था कोई यदि इनकम टैक्स में ऑलरेडी क्लेम कर चुका है डेप्रिसिएशन का तो उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया जाएगा। और 4th टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहा था कि इस टाइम के बाद हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। ऐसे ही सब जब हम सेक्शन 17 पढ़ते हैं तो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5 है, सबसेक्शन 6 है। जो बेसिकली ध्यान देने वाली सेक्शन है वो बस 4 है, 1 to 4। 5 में कह दिया कि कुछ हमारे पास लिस्ट हैं जिनके ऊपर आपको आईटीसी देना ही नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट, इनको हम ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं। तो ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कितने हैं? तो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, जी, एच, ये क्लॉज हैं किनके ऊपर? ब्लॉक क्रेडिट में क्या क्या होता है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब हो गया गवर्नमेंट बिल्कुल मना कर रही है कि आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ब्लॉक क्रेडिट क्या है, आप लिखो। तो आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए टू एच लिख देंगे। और जो लिखा लास्ट जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने पास पावर रखा है कि जहां आपको और दिक्कत होगा तो हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकाल के दिखाएंगे। तो आइए सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। पहले इनको देखते हैं, फिर हम 5 और 6 के ऊपर चलेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 1 में क्या गया है, कह रहा है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मान लो टोटल परचेज किया 1 लाख का। जब हम सेल करेंगे तो 70% मेरा बिजनेस रिलेटेड है और 30% मेरा नॉन बिजनेस रिलेटेड है। तो कह रहा है जो 1 लाख ये टैक्स का अमाउंट जो पे किया था हमने वो है। तो जो 1 लाख आपने पे किया था, जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करोगे उसी के लिए आईटीसी मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा। मतलब हम आईटीसी जो क्लेम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं? 1 लाख का बिजनेस एक्टिविटी कितना? 70%। तो हमें आईटीसी क्लेम जो करना है वो 70,000 करना है। 30,000 आईटीसी, 30,000 आईटीसी हमारा लैप्स हो गया है क्योंकि हम नॉन बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। ये किस में लिखा है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं उस सेक्शन को। छोटा सा सेक्शन है कि वेदर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the purpose of business। केवल बिजनेस से रिलेटेड, मतलब 70,000 हम ले पाएंगे और नॉन बिजनेस एक्टिविटी में जो हमारा सप्लाई था वो 30,000 नहीं ले पाएंगे। हमने मान लो क्लोथ खरीदा था 10 लाख का और 18% टैक्स दे दिया, 1,80,000। अब इसको हम बिजनेस से रिलेटेड बेच रहे हैं और कुछ दान कर रहे हैं
तो दान करेंगे तो वहां क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस एक्टिविटी जो होगा, तो जो हमने टैक्स का अमाउंट 1,80,000 पे किया है, तो उसका जितना परसेंट आप दान कर रहे हो उसका क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते हो। ये ऐसा लाइन लिखा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एक होता है, मैं लेता हूं यहां दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, इसको साइड करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट में माइंड में एक बार बैठ गया तो बहुत इजी है एक्ट को पढ़ना। 2 क्या कहता है कि आपने 1,00,000 रुपये टैक्स दिया, जीएसटी पे किया परचेज करने पे। अब आप 2 तरह का एक्टिविटी कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, फर्दर आगे जो कर रहे हो आप, एक कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई और एक कर रहे हो एग्जम्प्टेड सप्लाई। और जो एक जीरो रेटेड सप्लाई है वो हमेशा टैक्सेबल, जीरो रेटेड सप्लाई हमेशा टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट होता है, इसको माइंड में रखना है आपको। जीरो रेटेड सप्लाई में जब कभी हम सोचेंगे तो सोचेंगे ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं है। अब मान लो 1,00,000 का आपने 60% ये किया टैक्सेबल सप्लाई और 40% किया एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो रूल इन्होंने बना रखा है कि यदि आप एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हो तो उनके प्रोपोर्शनेट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? केवल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई पे मिलेगा और 60% मिलेगा। तो 60% कितना हो गया? 60,000। 40,000 का आपका लैप्स हो जाएगा क्योंकि आपने कौन सा सप्लाई किया? एग्जम्प्टेड सप्लाई किया। तो ये लिखा हुआ है 2 में। और 17(3) में क्या लिखा हुआ है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई को किसको कंसीडर करते हैं, किसे कहते हैं, क्या क्या कंसीडर किया गया है। तो जो 1, 2, 3 हैं वो केवल और केवल प्रोपोर्शनेट की बात कहा है कि बिजनेस से रिलेटेड होगा, नॉन बिजनेस होगा तो बिजनेस वाले का प्रोपोर्शनेट आप क्रेडिट ले लो। टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल या जीरो रेटेड होगा तो उनका क्रेडिट प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिल जाएगा, एग्जम्प्टेड का नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 कह रहा है कौन सा एग्जम्प्टेड के अंदर कंसीडर है, कौन सा कंसीडर नहीं है। अब इजी सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। 4 कहता है, पहले 3 पढ़ लेते हैं, सॉरी 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 4 पे जाएंगे। तो आइए 2 को देखते हैं। Whether the goods or services or both are used by the registered person partly for the taxable supply, including zero rated supply, under this act or under the integrated goods and services IGST के बारे में बात कर रहा है, and partly for affecting exempted supply, कुछ जो है टैक्सेबल सप्लाई हुआ और कुछ एग्जम्प्टेड सप्लाई हुआ, and thus at the act the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as the attributable to the said taxable supply including zero rated supply। केवल टैक्सेबल सप्लाई के लिए मिलेगा और एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए आपको नहीं मिलेगा। और 3 में क्या किया है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जम्प्टेड का क्या वैल्यू होगा, किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे उनके लिए। 4 इजी है, 4 के बारे में पढ़ते हैं। ये सिंपल दिया हुआ है बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके लिए। तो बैंकिंग कंपनी क्या करती है, कुछ लोन देती है या कोई इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, इस तरह का एक्टिविटी करती है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनको एग्जम्प्ट कर रखा है, बहुत सारे टैक्सेबल कर रखा है और ट्रांजैक्शन बहुत डेली बेस पे होता है, बहुत मोटा होता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा रूल दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि आप उतने चक्कर में मत जाओ, आप जितना डेली बेस पे ट्रांजैक्शन करोगे उसका 50% क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। मतलब 50% को एग्जम्प्टेड मान लो और 50% टैक्सेबल मान लो। इन्होंने एक ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड किया 50% का कॉन्सेप्ट, 50% कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि आप ऐसी बैंक है, आपका ब्रांच दिल्ली में भी है, आपका ब्रांच फरीदाबाद में है, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करेंगे तो सेम पैन नंबर का जो होगा, सेम पैन नंबर
उसको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, उसको एग्जम्प्ट ही माना जाएगा, उसको टैक्सेबल का पार्ट नहीं करेंगे। ये 50% क्लेम करने टाइम में इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने एक कंडीशन बना दिया, नहीं तो बोला कि आपका मन है तो जैसे सब लोग करते हैं पूरे होल सोल का आप टैक्सेबल अलग निकालो, एग्जम्प्टेड अलग निकालो, आईटीसी निकालो, उनको प्रोपोर्शनेट बांट लो, आप कर सकते हो। आपको इजी करने के लिए, हल्का में लेने के लिए कि उतना चक्कर में मत जाओ, सीधा जितना आईटीसी है उसका 50% आप क्लेम कर लो। लेकिन वो 50% टाइम में ध्यान रखना कि सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, सेम पैन नंबर के अंदर जो इंटर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं तो लोग यहाँ चोरी करने का ज़्यादा, आपको ज़रूरत पड़ा मैं दे दिया, उनको ज़रूरत पड़ा उन्होंने दे दिया, तो इस तरह का ट्रांजैक्शन कर करके और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि शैल नॉट अप्लाई to the tax paid on the supply made by the one registered person to another registered person having same permanent account number। तो 50% का आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट है किसके लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये सबसेक्शन 4 में है। अब स्टार्टिंग में देख लो आप 1 2 3 4 इजी है। 1 क्या है, बिजनेस नॉन बिजनेस। 2 क्या है, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। 3 किया है, एग्जम्प्टेड सप्लाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं उनको डिफाइन कर रखा है। 4 किया है, बैंकिंग कंपनी का रिस्ट्रिक्शन किया है, वो 50% तक अवेल कर सकता है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये 4 सेक्शन थे। मेन जो सेक्शन है ब्लॉक क्रेडिट, एक जो 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पे आता है। और इसको आप ढंग से तैयार करना, इसमें बहुत क्लॉज हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई एफ जी एच, इतने सारे क्लॉज हैं ब्लॉक क्रेडिट के लिए। और 6 क्या है, 6 इजी है, गवर्नमेंट ने अपने पास पावर को सिक्योर कर रखा है, उनको जरूरत पड़ेगा तो आपको बता देगा कितना क्रेडिट मिलेगा कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर एक प्लांट एंड मशीनरी का एग्जाम्पल दे के बता रखा है कि इस जगह ये है, तो उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे और क्लॉज को देखेंगे, क्लॉज ए से लेके एच तक, फिर मिडिल पार्ट को देखेंगे। तो आइए ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये सबसेक्शन 5 क्लॉज ए है, ये इनका पार्ट है, ये क्लॉज ए है जहां मोटर व्हीकल के बारे में बात किया है। और क्लॉज बी इधर नहीं है, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये सी है, बी ऊपर होगा, सी के नीचे डी है, उसके बाद ई है, एफ है, जी है, एच है, और एच का ही पॉइंट है, ये लाइन एच का ही पार्ट है। और ये 6 सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 है जहां गवर्नमेंट बताएगा कि किस तरह से आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके बारे में ये जो फिक्स S2 यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझा दिया है। तो इनके बारे में नहीं देखना है आपको यहाँ देखना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के। पहले इन चारों को कर लेते हैं। ई एफ जी एच एक एक लाइन का है। ई कह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स पेड अंडर सेक्शन क्या है, कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम को भले डीलर को नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, आईटीसी। तो आईटीसी नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम को, सिंपल एक लाइन का है। एफ कहता है कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। जो नॉन रेसिडेंट
टैक्सेबल पर्सन हैं उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर जी कहता है कि कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ निकालता है, हमने कपड़े खरीदे थे बेचने के लिए, उसमें से खुद यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंज्यूम किया जा रहा है, तो उसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। हम कपड़े खरीदे थे लेकिन वो खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ कर दिए, गिफ्ट दे दिए, तो इस सब के कारण आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। और एच में एक लाइन और है, एच के बाद आई भी है, ये 1 नहीं है, आई है, आई तक है कि यदि आपने एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन 74, 129 और 130, इस प्रोविजन में जनरली फ्रॉड को दर्शाता है कि यदि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप फ्रॉड कर रहे हैं और आपने टैक्स फ्रॉड में पाए गए हैं, आप तो पाए गए हैं, तो जो आपने खरीदा था उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आई में कहा गया है। तो आई जब फ्रॉड होगा तो नहीं मिलेगा, एच जब गिफ्ट से रिलेटेड हो गया, डिस्पोज हो गया, लॉस्ट हो गया, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा लाइन दे दिया, ई एफ जी एच एंड आई। तो ए बी सी डी 4 और हैं, उनको देख लेते हैं। पहले सी और डी को देख लेते हैं। सी कह रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां प्लांट मशीनरी को छोड़कर बाकी किसी तरह के सर्विसेज के ऊपर जो खर्चे किए जा रहे हैं उनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और डी में देखिए, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी और डी लगभग सेम है। Other than plant and machinery on his own account, including when goods and services are both used in course or furtherance of the business. Almost B और C और D सेम है। ओन अकाउंट की बात कहा है यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी एंड डी एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशनल अल्टरनेशन, रिपेयर, जो भी बोल लो आप, रिपेयर वगैरह करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उन पे चाहे फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या रिपेयर का वर्क करवा रहे हो, आपको किसी तरह का आईटीसी अवेलेबल नहीं है। कोई यदि पूछ दे रिपेयर के ऊपर आईटीसी अवेलेबल है तो नहीं अवेलेबल है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि सेक्शन डी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी में ऐसा लिखा हुआ है कि हम ये जो रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशनल अल्टरनेशन, रिपेयर जो है इन सब को कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अब क्या है हमारे पास, एक तो ए है और एक बी है। तो ए में मोटर कार से रिलेटेड था कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ person having approved seating capacity not more than 13% including the driver except when they are used for making the following taxable supply: further supply of such motor vehicle, transportation of passenger and importing, training on driver such motor vehicle, imparting training on driving such motor vehicle। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन, मतलब 13 लोगों की बात कहा है, 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर को मिलाकर इनके बारे में बात किया है कि इनको हम ब्लॉक क्रेडिट के अंदर रखेंगे। फिर दे दिया इन्होंने वेसल एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट
व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई का नाम दे दिया है। फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, imparting training and navigation of such vessel and imparting training on the flying such aircraft। ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी होगा इनके ऊपर जो है इनको नहीं रखा गया है। और थर्ड दे दिया, सेकंड दे दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये क्या था, ऊपर में दोनों पार्ट जो था ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की बात कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। और यहाँ दिया हुआ है सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विंग रिपेयर मेंटेनेंस इज सो फार एज दे रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स रेफर टू क्लॉज ए एंड क्लॉज AA provided as the input tax credit in respect of the service shall be available and where the motor vehicle aircraft referred to clause A, clause AA are used for the specific therein, एक goods और एक services। फिर इन्होंने दिया कि whether received by the taxable person engaged, ये engage है मैन्युफैक्चर में मोटर व्हीकल तीनों का। सप्लाई जनरली इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल यूज्ड बाय हिम, ये इसमें इन्वॉल्व हैं तो नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाले पार्ट को हमने थ्रू आउट करके एक बार देख लिया पढ़ के कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है सिंपल सा लाइन, यहाँ 5 में देखो, not with understanding anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18 अभी पढ़ेंगे हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिस्ट दे रहा है जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मोटर व्हीकल जो 13% से नीचे लोग ला रहे हैं और उनका यूज जो है सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल इस तरह इस नेचर का किया जा रहा है तो वहाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वेसल एंड एयरक्राफ्ट के बारे में बोल रखा है कि इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रीजन में भी है कि आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और रिसीव बाय द टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चर या सप्लाई में कर रहे हैं तो ये सब एक एग्जांपल दे दिया जहां इनको आपको माइंड में रखना है कि मोटर व्हीकल के ऊपर में क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम केस जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और बार बार आएगा ये टॉपिक तो हम वहाँ पे और एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे कि किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ए क्या कहता है, किस पे, मोटर व्हीकल, बस आप याद रखना मोटर व्हीकल। ऐसे ही बी, अब बी के बारे में बात कर रहे हैं फिर हम आगे चलेंगे। बी में कह रहा है कि द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बी में पॉइंट बना दिया। फर्स्ट पॉइंट है जो खाने पीने का आइटम है, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कॉस्मेटिक है, प्लास्टिक सर्जरी है, लीजिंग है, रेंटिंग है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, ये एक साथ है। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, हायरिंग किसका, मोटर व्हीकल की बात कर रहा है कि इस सब के ऊपर हम आईटीसी नहीं देंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 17 सबसेक्शन बी में है कि फूड हो गया या इंश्योरेंस हो गया या फिर हायरिंग लीजिंग मोटर व्हीकल हो गया, इस सब के लिए सबसेक्शन बी बना हुआ है। या फिर एक ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड भी था, तो कुछ कुछ यहाँ था जो आईटीसी नहीं मिलेगा इनके बारे में। ऐसे ही हम लोग यहाँ ए में दिया या AA एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द स्पेसिफिक देयर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इनको भी कंसीडर कर दिया कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का भी क्रेडिट हम
नहीं ले सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर एन इनवॉइड सप्लाई ऑफ सच गुड्स सर्विसेज बोथ बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। यदि हम बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, बिजनेस के रिलेटेड, मतलब आप बर्गर मंगा रहे हो खाने के लिए, बेचने के लिए मंगा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ सामान खरीदने के लिए ला रहे हो अपने होम कंजम्पशन या ऑफिस के लिए खर्चे करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। जहां नेचर बिजनेस का होगा वहां मिल जाएगा। तो आइए, इसके बाद हमने क्या देखा, मेंबरशिप ऑफ क्लब होगा, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर होगा, तो यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड टू द एम्प्लॉय ऑन वैकेशन सच एज और लीव और होम ट्रैवल ओकेजन, इसके ऊपर जो भी आईटीसी चार्ज किया जाएगा और उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। फिर वहाँ सेम लाइन दे दिया है कि प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल where it is obligatory for a employer to provide the same its employee under any law for the time being in force। यदि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां बिजनेस कनेक्शन आता है, खुद कंज्यूम की बात नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप यदि कोई लॉ इफेक्ट कर रहा है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सी में था वही वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, डी में भी वही था वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रिपेयर रिनोवेशन के बारे में बात किया गया था। ई में हम लोग ने देखा था सेक्शन 10 जो है कंपोजिशन एक्सचेंज वाले को नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे तो नहीं मिलेगा, कुछ खो वगैरह गया है तो नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉय हो गया नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा, जब फ्रॉड का केसेस होगा, जब उनको सीज किया जाएगा सर्च के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में भी जो भी सामान पकड़े जाएंगे टैक्स ऑफिसर के द्वारा, उस पकड़े हुए सामान का हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये आई पॉइंट तक है सेक्शन 17 के ऊपर। तो इतना डिटेल्स में जितना मोटर कार को दिया हुआ है आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है फर्स्ट पॉइंट में एक लाइन में कि मोटर कार जिनका कैपेसिटी 13 लोगों से कम है उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का लाइन लिख के आपको शॉर्ट में एक पेज में आई पॉइंट तक देना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, क्लॉज जी, क्लॉज एच, क्लॉज आई तक। आई में क्या था, जो सी फ्रॉड का केसेस था, सीज कर लेते हैं सामान को, उस मटेरियल पे हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 किया था, कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां गवर्नमेंट खुद बताएगी कि कितना आपको आईटीसी इनपुट क्रेडिट लेना है, कितना नहीं लेना है। एक एग्जाम्पल इन्होंने रखा हुआ है कि जो अर्थ से रिलेटेड फिक्स टू, यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोर्ड एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट एक्सक्लूड, इन चीज को छोड़कर जो निकलता है कि गवर्नमेंट कह रहा है कि उस चीज़ को हम आपको प्रेस्क्राइब मैनर में बताएंगे, मतलब जो दिया गया रहेगा फॉर्मेट कि कितना क्रेडिट क्लेम करना है, ये गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि आप डिसाइड करके बताओ कितना का मिलेगा और कितना का नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 बस एक ऐसे ही डाल दिया है सेक्शन की पावर दे दिया है राइट गवर्नमेंट के पास। मेनली जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। सेक्शन 17 टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल में जीरो रेटेड सप्लाई भी आ जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 जो एग्जेम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल के जगह एग्जेम्प्टेड कर दो आप, जो एग्जेम्प्टेड है उनका वैल्यू कैसे निकलेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए।
फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बताया है। यहाँ 50% का कॉन्सेप्ट है, 50% क्रेडिट मिलेगा और ये 50% का ऑप्शन है। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या है, ब्लॉक क्रेडिट, जहाँ बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। ए में मोटर कार, ऐसे ही बी में क्या था, फूड से रिलेटेड था, इंश्योरेंस था, क्लब मेंबरशिप था, ब्यूटी पार्लर था। ऐसे ही सी में कंस्ट्रक्शन था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन। डी में रिपेयर ऑन कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन। ई में क्या था, ई में था सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम था। एफ नॉन रेसिडेंट था, पर्सनल यूज था, पर्सनल यूज माने होम खुद पर्सनल कंजम्पशन के बारे में था। उसके बाद ऐसी तरह से लाइन दिया हुआ था, टोटल पॉइंट कितने तक थे, आई तक थे। तो ये इसको कंसीडर करके लिख दोगे तो एक जो एक्ट में लिखा हुआ है उनको यदि लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। और ये टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो बहुत इजी लाइन लिखेगा। देखो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है नहीं समझ में आता है, लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं हमें एक्ट समझ में नहीं आ रहा है। देख लो, मैं जानबूझ के एक्ट का लैंग्वेज को लेके बैठा हुआ हूं ताकि आपको इजी लगे। सारे टीचर एक्ट के लैंग्वेज से ही उठाते हैं कंटेंट और लिखते हैं। आप डायरेक्ट ये पॉइंट में इतना ही लिख देना, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये तो कॉमन सब जगह यूज होगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन, जो कंपोजिशन वाले में टैक्स पे किया गया है उसके लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरह का लाइन दिया हुआ है, तो आपको इजीली में ये समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ इसमें सेक्शन 17 में है नहीं। यदि इनकम टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट में ध्यान दोगे तो केवल 3 सेक्शन है, 16, 17 एंड 18, जो डीपली पढ़ना है। और बिल्कुल 19, 20 एंड 21 कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल है और आप इसको सिंपल तरीके से ही पढ़ोगे। ये पर्टिकुलर किसी एक फोकस एरिया में बात करता है कि इसके केस में हम क्या करेंगे। लेकिन 16, 17 और 18 जो है ये आपको आईडीटी का मेन टॉपिक है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक मेन टॉपिक है। तो इनको आपको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू।